जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नूरेश क्लासेस में। तो हमने प्रैक्टिस सेट का 5 क्लास कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका 6वां क्लास देखने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक का कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। आज मेरा तबियत थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो हो सकता है आज का क्लास थोड़ा छोटा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एक त्रिभुज के 3 कोण हैं तथा एंगल ए बाई 4 प्लस एंगल बी बाई 4 प्लस एंगल सी बाई 5 इक्वल टू 41 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। देखो हमको क्या दिया गया है, एंगल ए बाई 4 प्लस एंगल बी बाई 4 प्लस एंगल सी बाई 5 इक्वल टू 41 डिग्री। हमको दिया गया है एंगल ए बाई 4 प्लस एंगल बी बाई 4 प्लस एंगल सी बाई 5 इक्वल टू कितना दिया गया है, 41 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इनका हर अलग अलग है, तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 5 के एलसीएम कितना होता है, 20। तो ये हो जाएगा आपका 20। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, मतलब ये हो जाएगा आपका 5 एंगल ए प्लस 4 पंचे 20 मतलब 5 एंगल बी प्लस 5 चौक 20 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4 एंगल सी इक्वल टू कितना है, 41 डिग्री। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 एंगल ए प्लस 5 एंगल बी प्लस 4 एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 820 डिग्री। ठीक, तो इसको सॉल्व करके हमको ये वाला इक्वेशन मिला। हमको निकालना क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू। ठीक है, मतलब हमको सिर्फ एंगल ए और एंगल बी से मतलब है, हमको ये एंगल सी से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंगल सी को भी हम एंगल ए और एंगल बी में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे होगा, इसको ध्यान से देखना। देखो आपको तो पता होगा त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और देखो हमको सिर्फ एंगल ए प्लस एंगल बी निकालना है, हमको ये एंगल सी से मतलब नहीं है, इसीलिए इसको हम एंगल ए और एंगल बी वाले में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे होगा, यहाँ पे देखो हमको एंगल सी को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ एंगल सी को रखो और ये जो एंगल ए और एंगल बी है इसको ट्रांसफर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। अब आपका जो एंगल सी है वो एंगल ए और एंगल बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हमको एंगल सी का वैल्यू मिल गया। अब इस सी के वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम एंगल सी का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 एंगल ए प्लस 5 एंगल बी प्लस ये कितना है, 4। अब एंगल सी का वैल्यू कितना है, ये है आपका 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। ठीक है, ये क्या है आपका, एंगल सी का वैल्यू है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना। तो एंगल सी का वैल्यू हम यहां पे पुट कर दिए, इक्वल टू कितना है, 820 डिग्री। ठीक, इसको आगे सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 एंगल ए प्लस 5 एंगल बी प्लस ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 मतलब 720 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 4 इंटू एंगल ए, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 4 इंटू एंगल बी इक्वल टू कितना है, 820 डिग्री। अब देखो 5 एंगल ए माइनस 4 एंगल ए कितना बचेगा, एंगल ए प्लस 5 एंगल बी माइनस 4 एंगल बी कितना बचेगा, एंगल बी इक्वल टू कितना है, और ये जो प्लस 720 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 720 डिग्री। तो अब हमको एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू मिल गया, कितना आएगा, 100 डिग्री। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, 100 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमको ये इक्वेशन दिए है इसको हमने सॉल्व किया,
फिर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एंगल सी है, बट हमको एंगल सी से कोई मतलब ही नहीं है, हमको एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल सी है उसको भी हम एंगल ए और एंगल बी वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। और वो कैसे चेंज हुआ, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। हमको एंगल सी को कन्वर्ट करना है, तो एंगल सी को रखो और बाकी को इधर क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। तो यहां से हमको एंगल सी का वैल्यू मिल गया। अब इस एंगल सी के वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, फिर आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सही जोड़ी मिलाए। देखो ए में क्या है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, ये तीसरा वाला, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। अगला देखते हैं बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा आपका, चौथा वाला हो जाएगा। बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये पांचवा वाला। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगला क्या बोला गया है, अगला बोला गया है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये दूसरा वाला। मतलब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर प्लस एच। और आखिरी वाला क्या है, शंकु के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला वाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का तीसरा। ए का तीसरा आपका सिर्फ एक ही में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पांचवा, डी का दूसरा और ई का पहला। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो व्यापम आजकल आपसे डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पूछ दे रहे हैं, और खास करके मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D, इसके फॉर्मूला का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को टेलीग्राम में इसका जो फॉर्मूला है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, तो x का मान क्या होगा। तो देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, और वो चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिया जाए और आपको क्वेश्चन में समानांतर बोला जाए, इसका मतलब डेफिनेटली क्वेश्चन आपका रेखा एवं कोण वाला है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हमको डायग्राम दिया गया है, बोला है ए बी समानांतर है सी डी के। तो समानांतर देखते ही समझ जाना ये लाइंस एंड एंगल वाला क्वेश्चन है। तो देखो लाइंस एंड एंगल वाले क्वेश्चन में हमेशा समानांतर रेखा रहेगा और एक तिरछी रेखा कंफर्म रहेगा। अब आप बोलोगे सर हमको ए बी और सी डी ये समानांतर रेखा तो दिख रहा है, बट यहाँ पे तिरछी रेखा कहाँ है। तो तिरछी रेखा नहीं है, लेकिन हमको वो बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा, इसको देखो, यहां पे देखो, ये है ए बी रेखा, ये है सी डी रेखा, दोनों समानांतर हैं। अब देखो यहाँ पे तिरछी रेखा भले नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे तिरछी रेखा है। अब वो तिरछी रेखा कैसे है, देखो ये आपको रेखा दिख रहा है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका तिरछी रेखा बन जाएगा। क्लियर, मान लो ये है आपका ओ, तो ये ए ओ और इसको क्या मान लो आप ई, तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया। अब देखो हमारे पास दो समानांतर रेखा हो गया और एक तिरछा रेखा हो गया। अब आप ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे कितना एंगल बना है 125 डिग्री, और ये आपका दोनों समानांतर रेखा है और इसको एक तिरछी रेखा काट रहा है। मतलब जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ भी एकांतर कोण से बनेगा। मतलब यहाँ पे अगर 125 डिग्री का एंगल है तो एकांतर कोण से यहाँ भी कितना एंगल बन जाएगा 125 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? एकांतर कोण से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो ये हमारी क्या है, सीधी रेखा है।
और सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो टोटल अगर 180 डिग्री है और ये है आपका 125 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? ये आपकी सीधी रेखा है, ठीक है। और सीधी रेखा पे बना कोण हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। हमको यहां से यहां तक का वैल्यू पता है 125 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 कितना आएगा 55 डिग्री। तो हमको ये वाला एंगल मिल गया। अब हम आगे देखते हैं। अब आप देखो त्रिभुज AOE को, अब आप आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो यहां पे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, देखो हमको इस त्रिभुज का दो कोण पता है और अगर मैं इस भुजा मतलब AO को आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो कोण बना है वो हमारा त्रिभुज AOE इसका बाह्य कोण है। ठीक, समझ में आया? बाह्य कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज के किसी भुजा को आगे बढ़ाने से बना कोण क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। इसका मतलब ये बाह्य कोण का वैल्यू इसके विपरीत दो अन्य अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 15 डिग्री बराबर इसके विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ये, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 95, 95 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया? और इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो हमको ये त्रिभुज AOE इसका दो कोण पता है, तो हम यहाँ पे तीसरा कोण भी निकाल लेंगे। तो ये तीसरा कोण कैसे निकलेगा, देखो दो कोण का योग कितना हो रहा है 95 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 95 मतलब 85 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा कितना 85 डिग्री। और अब हम क्या करेंगे, देखो ये आपका सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे बना कोण हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब 2x प्लस 15 डिग्री प्लस 85 डिग्री बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री। तो यहाँ पे 2x बराबर आएगा 80 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो एग्जाम हॉल में आपका दिमाग जैसे काम करे आप वैसे सॉल्व करना, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, शॉर्ट में समझ लो। सबसे पहले हमने देखा कि हमको क्वेश्चन में बोला गया था दो रेखा AB और CD दोनों समानांतर है। मतलब आपको सीधा समझ में आना चाहिए ये रेखा एवं कोण वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब क्वेश्चन में हमको समानांतर रेखा दिखेगा और वहां पे हमको तिरछी रेखा दिखेगा, बट हमको यहाँ पे तिरछी रेखा नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका रेखा है इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, तिरछी रेखा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका दो समानांतर रेखा और एक तिरछी रेखा। और एक आंतर कोण से अगर ये आपका 125 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 125 डिग्री है तो ये हमारा क्या है, लाइन है। तो टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 125 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? फिर हमने क्या किया, मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु है O, फिर हम त्रिभुज AO और ये E इसको लेंगे। और जब हम इस त्रिभुज को लेंगे तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब मैं भुजा AO को आगे बढ़ा रहा हूं तब मुझको ये वाला एंगल मिल रहा है। और ये वाला एंगल क्या है, ये आपका त्रिभुज AOE इसका बाह्य कोण है। और अगर ये बाह्य कोण है तो इसका वैल्यू कितना होगा, बाह्य कोण बराबर होता है इसके विपरीत दो अंतः कोणों के योग के। तो उसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या करना, हमारे पास त्रिभुज है AOE, आपको बाह्य कोण वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यहाँ पे त्रिभुज है AOE, हमको दो एंगल पता है तो हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 95 मतलब 85 डिग्री। फिर आप देखो ये हमारा सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे बना कोण हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब 2x प्लस 15 डिग्री प्लस 85 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। तो आप उसको सॉल्व करना, आपको यहां से भी x का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब पहले केस में हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। दूसरे में हमको समबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसकी ऊंचाई दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है। और तीसरे में क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की ऊंचाई दी गई है और इसका क्षेत्रफल कितना होगा हमसे ये पूछा गया है। ठीक, मतलब हमको यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मुझको आप ये बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है आपका √3/4 × a², जहां a क्या होता है उसकी भुजा होती है। ठीक, तो ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। बट इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको ये दूसरे वाले में समझाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका √3/4 और a मतलब भुजा, भुजा कितना दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा 4²। और ये 4² को मैं 4 × 4 लिख देता हूं, क्योंकि एक 4 आपका नीचे वाले 4 से कट जाएगा। तो हमारा पहले वाले का एरिया कितना आएगा, ये आएगा आपका 4√3 सेंटीमीटर²। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पहले का एरिया। अब देखते हैं दूसरे को। दूसरे में बोला है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो 95% बच्चों को सिर्फ समबाहु त्रिभुज का एक ही फॉर्मूला आता होगा, और जो कि है √3/4 × a²। बट इसका एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, और वो होता है आपका h²/√3। तो ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का दूसरा फॉर्मूला। अगर आपको समबाहु त्रिभुज में सिर्फ ऊंचाई दिया गया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना, समबाहु त्रिभुज निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। पहला होता है √3/4 × a²। अगर आपको भुजा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, बट अगर आपको ऊंचाई दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर h²/√3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हमको यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होता है h²। h मतलब क्या है, हाइट, ऊंचाई, और ऊंचाई कितना दिया गया है √6, तो h²/√3। तो ये कितना हो जाएगा आपका √6², मतलब ये हो जाएगा आपका 6 बटा क्या है √3। अब मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ दूंगा, मतलब 2 × 3 बटा क्या हो जाएगा √3। अब ये जो आपका 3 है इसको मैं 2 × √3 लिख सकता हूं। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है आपका √3। तो ये वाले √3 से ये वाला √3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सेकंड का एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा आपका 2√3 सेंटीमीटर²। क्लियर, समझ में आया। तो दूसरे का एरिया कितना आएगा 2√3 सेंटीमीटर²। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, h²/√3। h का वैल्यू कितना दिया गया है √6, तो यहाँ पे √6 हो जाएगा बटा √3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 बटा √3। देखो नीचे में √3 है, तो हम ये ऊपर वाले वैल्यू को भी √3 के रूप में चेंज करेंगे, तब जाके ऊपर और नीचे वाला वैल्यू जो है वो कटेगा। तो मैं 6 को क्या लिख दिया, 2 × 3, और फिर जो ये 3 है इसको मैं √3 × √3 लिख दिया। तो इससे क्या होगा, ये ऊपर वाला √3 और ये नीचे वाला √3 दोनों कट जाएगा, तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर²। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं तीसरे में क्या बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब देखो, अब आप सोचोगे सर हमको भुजा दिया है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए, हमको ऊंचाई दिया है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए, बट जब हमको माध्यिका बोलेगा तब हम क्या वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हम इसका एरिया निकालेंगे। तो देखो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, इसको आप नोट डाउन कर लेना ना, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है।
ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि जो समबाहु त्रिभुज का माध्यिका होगा वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। इसका मतलब ये जो माध्यिका है वही इसकी ऊंचाई भी है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, समबाहु त्रिभुज में जो उसकी माध्यिका होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। इसका मतलब हमको ऊंचाई कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो इसको कहां पे सॉल्व करूं, इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। तो देखो हमको ऊंचाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया बराबर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको ऊंचाई दिया है मतलब h² √3 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमको ऊंचाई कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, फिर डिवाइड बाय क्या करते हैं, √3 करते हैं। फिर हम सेम काम करेंगे, इस 3 को हम √3 इंटू √3 में तोड़ेंगे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, √3। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 3√3। तो हमारा तीसरा का एरिया कितना आएगा, तीसरा का एरिया आएगा हमारा 3√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना समबाहु त्रिभुज निकालने के 2 फॉर्मूला होते हैं। आप लोग में से अधिकतर लोग को सिर्फ यही फॉर्मूला पता होगा, बट इसका एक और फॉर्मूला होता है, जब आपको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया जाए या फिर माध्यिका दिया जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, h² √3। और एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो जब ऊंचाई या माध्यिका दिया जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले का एरिया कितना हो गया, 4√3, दूसरे वाले का एरिया कितना हो गया आपका 2√3, और तीसरे वाले का कितना हो जाएगा 3√3। हमको क्या करना था, इन्हें बढ़ते क्रम में जमाएं। तो चलो भाई जमा देते हैं बढ़ते क्रम में। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है आपका 2√3, मतलब सबसे छोटा है आपका दूसरा वाला। फिर कौन सा है आपका, ये तीसरा वाला। और सबसे बड़ा कौन सा है आपका, ये पहला वाला। तो बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, दूसरा तीसरा और पहला, दूसरा तीसरा और पहला। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कथन क्या बोला गया है, एक वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई 110 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 6500 मीटर स्क्वायर होगा। कारण में क्या दिया गया है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू एक भुजा की लंबाई होती है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये वर्गाकार खेत है, मतलब ये वर्ग पे आधारित क्वेश्चन है। तो हमको पहले क्या चेक करना है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल 6500 मीटर स्क्वायर है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो मुझे बताओ वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं। वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा। मतलब इसको हम a² बोलते हैं, जहां पे a क्या होता है आपका, भुजा होता है। तो ये होता है आपका वर्ग का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो बहुत से बच्चों को सिर्फ यही फॉर्मूला आता है, बट इसका एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, वो होता है आपका d²/2। तो ये होता है आपका वर्ग का एरिया निकालने का 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा, जिसको हम a² बोलते हैं। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर d²/2, जहां पे d क्या होता है आपका, डायगोनल, मतलब विकर्ण होता है। क्लियर, समझ में आया? तो अगर आपको क्वेश्चन में भुजा देगा तो आप ये a² वाला फॉर्मूला यूज करना, बट अगर आपको क्वेश्चन में वर्ग का विकर्ण दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना, d²/2 वाला फॉर्मूला यूज करना। तो देखो यहां पे हमको विकर्ण दिया गया है, मतलब हमको d का वैल्यू दिया गया है कितना, d बराबर दिया गया है 110 मीटर। तो मुझे बताओ मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं कि ये वाला फॉर्मूला यूज करूं। मुझे यहाँ पे d का वैल्यू दिया गया है, मतलब हम एरिया बराबर d²/2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो d² मतलब 110 इसका स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपका 2। इसको सॉल्व कर लो तो 110 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, और ये जीरो कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो हो जाएगा, बटा क्या है आपका 2। तो ये 2 इसको 6 बार में काट देगा, फिर हो जाएगा 0, 2 पंचे 10 और ये फिर 0। मतलब इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा 6050, कौन सा यूनिट है इसका, मीटर। तो मीटर स्क्वायर।
तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब उस वर्गाकार खेत का एरिया कितना आएगा, 6050 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये है आपका फाइनल आंसर। बट हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल 6500 मीटर स्क्वायर होगा। तो 6500 मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये कितना होगा, 6050 मीटर स्क्वायर। मतलब कथन हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है। अब हम देखते हैं कारण। कारण में क्या बोला गया है, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू एक भुजा की लंबाई होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। डी बराबर क्या होता है, ये होता है आपका a√2, जहां a बराबर क्या होता है, भुजा की लंबाई होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। मतलब कथन गलत है और कारण सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कारण सही है लेकिन कथन गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक बिजली के खंभे की अधिकतम ऊंचाई का पता लगाएं जिसे 128 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में रखा जा सकता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन में अधिकतम ऊंचाई या फिर अधिकतम लंबाई बोले, तो वो आपसे क्या पूछना चाहता है, वो आपसे विकर्ण की लंबाई पूछना चाहता है। क्लियर, समझ में आया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में अधिकतम ऊंचाई पूछे या फिर अधिकतम लंबाई पूछे, तो उसका पूछने का मतलब क्या है, वो आपसे विकर्ण की लंबाई पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो हमको विकर्ण की लंबाई निकालना है और हमको वर्ग का एरिया दिया गया है। ठीक है, हमको एरिया दिया गया है और हमको विकर्ण निकालना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, अगर आपको एरिया पूछे और आपको यहाँ पे विकर्ण दिया जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया बराबर d²/2। तो इस क्वेश्चन में हमको एरिया दिया है, विकर्ण निकालना है। मतलब यहां भी हम एरिया बराबर d²/2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया बराबर क्या दिया गया है, 128 मीटर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आपका d² बटा क्या है आपका 2। तो यहाँ पे d² बराबर क्या हो जाएगा, 128 गुना 2 कितना हो जाएगा, 256। तो d बराबर क्या हो जाएगा, √256। और √256 मतलब क्या होता है आपका 16। इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा 16 और यूनिट क्या है आपका मीटर में। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब एक बिजली के खंभे की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, 16 मीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। तो ये चीज आप नोट कर लेना कि जब भी आपको अधिकतम ऊंचाई या फिर अधिकतम लंबाई पूछे, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। क्लियर, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कथन में क्या दिया गया है, किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं, तो आयत का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और कारण में क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, हमको वर्ग का परिमाप दिया गया है और आयत की चौड़ाई दिया गया है। और क्या बोला गया है, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। देखो, आपका जो वर्ग का परिमाप है वो आपका किसके बराबर है, आयत के परिमाप के, आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक, हमको क्वेश्चन में ये दिया गया है। अब देखो, हमको वर्ग का परिमाप दिया गया है कितना, 36 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर बराबर आयत का परिमाप क्या होता है आपका, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आपका आयत का परिमाप। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्ग का परिमाप और ये हो गया आपका आयत का परिमाप। अब देखो, ये 2 इसको 18 बार में काट देगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 18 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो, हमको यहाँ पे आयत का चौड़ाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो मैं ये चौड़ाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या रख दूंगा, 7 रख दूंगा। तो मुझे यहाँ से लंबाई का वैल्यू मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 7 मतलब 11 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। तो हमको यहाँ से आयत का लंबाई मिल गया। हमको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई।
ठीक, तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। लंबाई कितना है 11 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको क्वेश्चन में भी यही दिया गया है। इसका मतलब कथन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कारण। कारण में क्या बोला गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।